वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो यहाँ हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? प्रथम आविष्कार के बारे में पूछ रहा है। पूरा पाषाण काल का प्रथम आविष्कार, तो प्रथम आविष्कार आग था। आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी और ये प्रथम आविष्कार था। मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। नवयुग में कुछ स्थानों में कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? यानी कि कब्र पर जो बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे महापाषाण काल कहा जाता था। प्राचीन काल की धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता है? तो प्राचीन काल की धातुओं का संग्रह जो होता है वो पुरातत्व विभाग करता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? यानी सबसे पुराना नगर भारत का कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो होगा। हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की? तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की। तो सबसे पहले बात की हड़प्पा नगर की खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा किया गया और सर जॉन मार्शल, तो यानी सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा हड़प्पा नगर की खोज की गई। अब सवाल पूछ रहा है कि कब की गई? तो 1921 ईस्वी में की गई। सिंधु घाटी सभ्यता काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो प्रमुख बंदरगाह पूछे या फिर प्रमुख पत्तन नगर पूछे तो ये हो जाएगा लोथल। कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और शिव की पूजा किया करते थे। मातृ देवी और शिव की पूजा सिंधु घाटी के लोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे ये लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान का एक जिला है मोंटगोमरी, वहाँ पर हड़प्पा स्थित है। आर्यों का प्रमुख निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो आर्यों का प्रमुख निवास स्थान अल्पास पर्वत के पूर्व क्षेत्र और यूरेशिया माना जाता है। आर्य भारत के किस प्रदेश में सबसे पहले आकर के बसे थे? तो आर्य भारत के पंजाब प्रदेश में सबसे पहले आकर बसे। इसके बाद देखते हैं आर्यों ने किस सभ्यता की नींव डाली? तो आर्यों ने वैदिक सभ्यता की नींव डाली। फिर आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? तो आर्यों का प्रथम प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, तो उसमें पहला और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन और कृषि था। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इसके बाद देखते हैं कि वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी जो था वो राजा हुआ करता था। वैदिक युग में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो वैदिक युग में ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। आर्यों ने किस नई धातु की खोज की थी? तो आर्यों ने लोहा की खोज की, यानी आर्यों से पहले लोहा का ज्ञान किसी को नहीं था। लोहा की खोज आर्यों के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक महात्म्य था? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का महात्म्य था, यानी सबसे अधिक बार सरस्वती नदी का ही जिक्र किया गया है। आर्य धार्मिक अवसरों पर क्या पीते थे? तो आर्य जो थे वो धार्मिक अवसरों पर सोमरस पिया करते थे। आर्यों के सर्वप्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों के सर्वप्रिय देवता इंद्र थे। महापुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है। प्राचीन भारत के महाकाव्य कितने हैं? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य 2 है, एक रामायण और दूसरा महाभारत। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव को माना जाता है। और इसके आगे देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। यानी प्रवर्तक पूछेगा तो ऋषभदेव होगा और 24वां तीर्थकर पूछेगा तब महावीर स्वामी होगा।
महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो ये 540 ईसा पूर्व में हुआ। कब? तो 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ? तो ये वैशाली में वज्जी संघ के कुंडल ग्राम के क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। महावीर के माता पिता के क्या नाम था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन संघ की स्थापना किसने की थी? तो जैन संघ की स्थापना महावीर ने की थी। जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे वो ऋषभदेव थे, लेकिन जैन संघ की स्थापना जो है ये महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण है। महावीर के अनुसार 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म वालों को 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था। तो वो 5 महाव्रत जो हैं वो अहिंसा, अमृतसा, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य है। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और पाली भाषा में दिया। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जैन धर्म का प्रचार का श्रेय कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम सिद्धार्थ गौतम था। और सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और अब देखेंगे कि कहाँ हुआ था। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो अष्टांग मार्ग के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया था और इसकी शिक्षा महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई थी। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का सिद्धांत बुद्ध देव के द्वारा दिया गया था, महात्मा बुद्ध के द्वारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 883 ईसा पूर्व में हुई थी। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक मगध का बृहद्रथ था। बिंबिसार किस वंश का था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बृहद्रथ का पुत्र बिंबिसार था और ये हर्यक वंश का था। बिंबिसार किस धर्म को मानता था? तो बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बिंबिसार ने किस नए शहर का निर्माण करवाया था? तो बिंबिसार ने राजगृह शहर का निर्माण करवाया था। पितृहंता के रूप में कौन सा शासक जाना जाता है? तो पितृहंता के रूप में अजातशत्रु जाना जाता है। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में किसने स्थापित किया था? तो मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में उदयन ने स्थापित किया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नंद वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश का शासन स्थापित होता है नंद वंश के बाद में। भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया था। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का भारत विजय अभियान कब शुरू हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय अभियान को शुरू किया। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। हाइडेस्पीस का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। पोरस को पुरु भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था।
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था और इसी के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम क्षण कहाँ व्यतीत किया? तो ये मैसूर यानी कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम क्षण यहाँ पर व्यतीत किया। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसके आगे देखते हैं कि अमित्रघात की उपाधि किसने धारण की? तो अमित्रघात की उपाधि बिंदुसार ने धारण की। बिंदुसार ने दरबार में आने वाला मिस्र के शासक टॉलेमी का दूत कौन था? तो मिस्र के शासक टॉलेमी का दूत जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था, तो ये मिस्र का राजदूत डियानोसिस था। कौन था? तो डियानोसिस था। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। मौर्य राजाओं में सबसे महान सम्राट कौन था? तो मौर्य राजाओं में सबसे महान सम्राट अशोक था। इसके आगे देखते हैं अशोक की राजधानी का क्या नाम था? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक ने कौन से राज्य को जीता था? तो अशोक ने कलिंग राज्य को 261 ईसा पूर्व में जीता था और इसके बाद कभी युद्ध ना करने का संकल्प भी अशोक ने लिया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। कहीं कहीं अरामाइक लिपि में भी देखने को मिल जाते हैं। अशोक के शासनकाल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो जनसाधारण की भाषा जो थी वो पाली थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ। मौर्य शासन का अंत कब हुआ? तो मौर्य शासन का अंत 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या के साथ में हो गया। नागार्जुनी का गुहा मंदिर किसने बनवाया? नागार्जुनी का गुहा मंदिर अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मौर्य वंश के समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो मौर्य वंश की समाप्ति के बाद यानी कि बृहद्रथ की हत्या के बाद देखा जाए तो शुंग वंश की स्थापना की गई, जो कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मौर्य वंश की जो साम्राज्य था उसके समाप्ति के बाद शुंग वंश का शासन हुआ और इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाई। इंडो यूनानी शासक मिंडार को किसने पराजित किया? तो मिंडार को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पतंजलि और भास किसके समकालीन थे? तो पतंजलि और भास पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कालिदास के मालविका अग्निमित्र मित्र का नाटक नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। वसुदेव ने किस वंश की स्थापना की? तो वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। सुशर्मा की हत्या कब और किसने की? तो सुशर्मा की हत्या उसके सेनापति शिमुख के द्वारा की गई 27 ईसा पूर्व में। कब की गई? तो 27 ईसा पूर्व में की गई। शिमुख ने किस राजवंश की स्थापना की? तो शिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इसके आगे देखते हैं कि सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश का सर्वशक्तिशाली शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सर्वशक्तिशाली शासक जो था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सातवाहन काल की भाषा क्या थी? सातवाहन काल की भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। सातवाहन वंश का महान कवि एवं साहित्यकार कौन था? तो सातवाहन वंश का महान कवि एवं साहित्यकार हाल और गुणाद्य थे। गाथ सप्तशतक की रचना
किसने की थी? तो गाथा सप्तशतक की रचना हॉल के द्वारा की गई थी। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के शासनकाल की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो खारवेल के शासनकाल की जानकारी हमें हाथी गुफा नामक गुफा अभिलेख से या शिलालेख से मिलती है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो कनिष्क हुआ। और अब सवाल आता है कि कनिष्क गद्दी पर कब बैठा? तो कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर बनाई, इसे पेशावर भी कहते हैं। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शक संवत का प्रारंभ किसने किया? शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के द्वारा किया गया। 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क का राजकवि कौन था? कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। अश्वघोष द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अश्वघोष द्वारा रचित रचनाएं बुद्धचरित, सौंदर्यनंद और सूत्रालंकार है। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो कनिष्क के राजवैद्य आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक थे। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।